हेलो स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th ऑफ द क्लास वर्क। क्वेश्चन 5th क्लास वर्क, और ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन, और वो आपको क्वेश्चन देखकर वैसे जज करना होगा हमें ये डायरेक्ट से करना है इनडायरेक्ट से करना है। देखिए क्वेश्चन को फिर देख के डिसाइड करेंगे कि इसको साइड मेथड से इसको किस मेथड किया जा सकता है। या देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम यदि देखें बेटा क्वेश्चन 5 में आपके सामने है, और आई होप कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। और देखिए ये बैलेंस शीट दी है सन लिमिटेड, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 96-97। बेटा ये बैलेंस शीट दी है आपको मार्च 96 और 97 की, मतलब ओपनिंग बैलेंस 96 और क्लोजिंग 97। तो दो बैलेंस शीट दी है, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। तो स्टार्ट करें शेयर कैपिटल से। देखिए ओपनिंग शेयर कैपिटल 50 और क्लोजिंग शेयर कैपिटल 60। देखिए बेटा कैपिटल 50 से बढ़कर 60 हुई, 10,000 से बड़ी है। ये इंक्रीज हम लेने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो। नेक्स्ट है क्रेडिटर, सॉरी P&L, ओपनिंग बैलेंस 4 से बढ़कर 5 हुआ है, ठीक है बेटा। ये तो हम देखेंगे, हमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर चाहिए होता है, और ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं है, ये है 96 तक का प्रॉफिट, और ये और ये 97 तक का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अप टू 96 अप टू 97, जबकि हमें इनडायरेक्ट मेथड में जो प्रॉफिट चाहिए होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स, और ये प्रॉफिट तो है एक्यूमुलेटेड। पर हाँ, इनकी हेल्प से हम करंट ईयर प्रॉफिट शायद निकाल लें यदि गिवन नहीं हो तो, ठीक है। क्रेडिटर इंक्रीज हुए, लाइबिलिटी बढ़ी 1500 से बेटा, ये हम मानेंगे लाइबिलिटी बढ़ी मतलब क्या, ओके। लाइबिलिटी का घटना मतलब पेमेंट करना आउटफ्लो, तो लाइबिलिटी का बढ़ना यानी पेमेंट ना करना इनफ्लो, ठीक है। इसके बाद टैक्सेशन, प्रीवियस ईयर टैक्स लाइबिलिटी थी 1000, वो शायद इस साल पे हुई होगी, और इस साल 1500 की टैक्स लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है जो हम नेक्स्ट ईयर पे करेंगे। ये है टैक्स प्रीवियस ईयर का जो करंट ईयर में पे हुआ होगा, और ये करंट ईयर का जो नेक्स्ट ईयर पे होगा, क्योंकि ये क्लोजिंग में लाइबिलिटी में है। ओके, प्रपोज डिविडेंड, बेटा ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड है 1000, ये करंट ईयर की AGM में डिक्लेयर होकर पे हुआ होगा, ये 1000 डिविडेंड पेड में आएगा, और 2000 इस साल प्रपोज हुआ है लेकिन पे होगा नेक्स्ट ईयर बेटा। और फिर इसका टोटल जो दिया है वो तो छोड़ दीजिए, टोटल ये टोटल है इन सब आइटम का, ये और ये, इसके टोटल से मतलब नहीं है, ओके। फिर बेटा प्रीमाइसेस 10 से 10 ही रहा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज नो डेप्रिसिएशन, अभी तक तो ये लगता है। फिक्सचर है ओपनिंग क्लोजिंग 11, ओपनिंग क्लोजिंग 17, ठीक है। और व्हीकल ओपनिंग 8000 क्लोजिंग 12,500, मीन्स 4500 का इंक्रीज़ है। देखते हैं इसमें इंक्रीज़ कितना है, डेप्रेशन कितना है। फिर बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आपने समझा होगा, ये जब चाहे तब इसको बेचा जा सकता है। इसको हम कुछ ना कहा जाए तो अज्यूम कर लेते हैं ये कैश इक्विवेलेंट है। वैसे कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन क्या है, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, बाकी तो उसकी लंबी थोड़ी डेफिनेशन है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये जल्दी ही बिक जाएंगे, इजीली बिक जाएंगे, और इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आने की संभावना नहीं है। कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है, विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश विथ इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ऐसी आइटम जिसको हम जब चाहे तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिससे कितना कैश मिलने वाला है वो भी लगभग श्योर है, जिसकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन लगभग ना के बराबर है, कम रिस्क है, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट, जो कैश तो नहीं है पर सिमिलर टू कैश है। तो बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हम ये क्वेश्चन लिखा जाए तो इसको मानते हैं कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर स्टॉक 14 से बढ़कर 17 हुआ, 3 से बढ़ा मतलब आउटफ्लो, डेटर्स भी बढ़े मतलब आउटफ्लो, और ये ओपनिंग कैश बैंक है, ये क्लोजिंग कैश बैंक है, ये हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये तो बैलेंस शीट है बेटा। फिर दिया है क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर
एंडेड मार्च 97, ये हमें P&L दिया है 97 का। क्वेश्चन में पहला इन्फॉर्मेशन दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओहो, तो ये तो बड़ा इजी हो गया बेटा, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली दे ही दिया गया है। क्योंकि हम अभी इनिशियल लेवल पर हैं, क्वेश्चन हम इजी वाले ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब गिवन है तो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमें इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब कैश फ्लो निकालते हैं तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, कोई हेडेक नहीं, बस गिवन को हम वहाँ पुट कर देंगे। टैक्सेशन, इस प्रॉफिट में से टैक्स प्रोविजन घटाया गया 1500। देखिए बेटा खास 1500 टैक्स प्रोविजन बना प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा 3000। मतलब प्रोविजन जो बेटा 1500 का बना है, ये पूरा पूरा देखिए इधर आउटस्टैंडिंग है। ये टैक्स प्रोविजन जो इस साल बनाया गया वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ रहा है। मतलब इस साल के टैक्स प्रोविजन में से कोई टैक्स एडवांस टैक्स के रूप में पे नहीं हुआ है बेटा। इसमें से यदि एडवांस टैक्स पे कर दिया होता 1500 में से, मान लो 1000 रुपये एडवांस टैक्स पे कर दिया होता इस करंट ईयर के टैक्स में से, तो हमारा टैक्स लायबिलिटी 500 होती। लेकिन यहाँ पर 1500 की टैक्स लायबिलिटी आ रही है, मतलब करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन पूरा का पूरा अभी आउटस्टैंडिंग है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेटा 3000 है, उसमें से डिविडेंड प्रपोज किया गया 2000। प्रपोज डिविडेंड जो इस साल प्रपोज हुआ है, पे अगले साल होगा। प्रॉफिट में से ये बेटा P&L अप्रोवेशन शुरू हो गया, ये हो गया अप्रोवेशन जिसमें से 2000 गया प्रपोज डिविडेंड, बचा प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड 1000। बेटा 1000 रुपये क्या बचा, इस वैसे डिविडेंड कोई एक्सपेंसेस नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस में आए, ये आइटम P&L अप्रोवेशन का है। ठीक है, ये यहाँ तक था P&L और ये है P&L अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट जो बचा था 3000, उसमें से गया 2000 का डिविडेंड। प्रॉफिट 1000 रुपये अभी भी बचा हुआ है इस साल का। इस साल का जो 1000 प्रॉफिट बचा है, देखिए बेटा अब यहाँ चेक करो ओपनिंग बैलेंस कितना था P&L का 4000। ये प्रॉफिट 1000 से और हुआ इस साल आफ्टर डिविडेंड, तो ये प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया बेटा 5000। एक्चुअली होना क्या चाहिए बेटा, प्रॉफिट ओपनिंग लेना था यहाँ पर 4000। इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ बेटा आफ्टर टैक्स 3000, तो यहाँ आना चाहिए था। इसमें से डिविडेंड यहाँ आना था प्रपोज डिविडेंड, और ये बैलेंस बचना था 5000। बेटा वैसे बनना था P&L अप्रोप्रिएशन इस तरह से, ये है P&L अप्रोप्रिएशन। ओपनिंग P&L 4000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर टैक्स 3000, प्रॉफिट हो गया बेटा 7000। उसमें से डिविडेंड प्रपोज कर दिया गया 2000, बचा 5, ये बचा तो 5 ही है। वैसे ऐसा होना था पर ठीक है, क्वेश्चन ने हमें क्या करा बेटा, इन्होंने यहीं पर घटा दिया प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन। देखिए ये प्रॉफिट, सॉरी ये देखिए ये प्रॉफिट था बिफोर टैक्स, इसमें से गया टैक्स, प्रॉफिट बचा आफ्टर टैक्स 3000। यही प्रॉफिट हमारा है फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स। इसमें से 2 का गया डिविडेंड जो एक आइटम ऑफ अप्रोप्रिएशन है, तो प्रॉफिट बचा 1000। ये प्रॉफिट जो रिटेन प्रॉफिट है, रोक लिया गया, रख लिया गया, जो बांटा नहीं गया, अर्न बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। ओपनिंग प्रॉफिट कितना था बेटा 4000, इस साल प्रॉफिट बचा कितना लिया 1000, कुल बैलेंस क्लोजिंग कितना बच गया 5000। नाउ आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अब देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन। बेटा व्हीकल पर डेप्रिसिएशन लगा है 1000, ओके, व्हीकल पर डेप्रिसिएशन 1000 है। बेटा यहाँ पर व्हीकल ऊपर देखो, ओपनिंग व्हीकल कितना है 8000, क्लोजिंग कितना है 5000। बेटा व्हीकल अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग आएगा 8000, क्लोजिंग आएगा 12500, और डेप्रिसिएशन कितना लगा है बेटा 1000 का डेप्रिसिएशन लगा। तो यदि हम ये व्हीकल अकाउंट बना दें तो ये आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर, कितने का व्हीकल हमने करंट ईयर में एक्वायर किया, परचेज किया, एडिशन कितने का हुआ व्हीकल में, और ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो हो जाएगा व्हीकल परचेज्ड। ये हम बनाएंगे वर्किंग नोट में। ठीक है, और बेटा इसके बाद फिक्सचर, फिक्सचर की इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। फिक्सचर के बारे में कहा है, डेप्रिसिएशन फिक्सचर पर रहा 2500, प्रोसीड ऑन डिस्पोजल, कुछ फिक्सचर बेचा गया 1700 में, ओके, और व्हीकल जो बेचा गया उसकी WDV थी बेटा 1000, तो 1000 का WDV वाला फिक्सचर बेचा गया 1700 में, प्रॉफिट हुआ 700। ये प्रॉफिट जो हुआ है बेटा, ये प्रॉफिट 700, ये प्रॉफिट जो 700 का हुआ है ऑन सेल ऑफ फिक्सचर, ये कहाँ जुड़ा होगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे फिक्सचर अकाउंट,
हमारा बेटा बनेगा फिक्चर अकाउंट ऐसे। ओपनिंग फिक्चर ढूंढो कितना है बेटा 11,000, ये रहा ओपनिंग फिक्चर। और ये क्लोजिंग, ओपनिंग था बेटा 11, क्लोजिंग कितना है 17, ये ओपनिंग क्लोजिंग। फिक्चर पर डेप्रिसिएशन कितना बेटा 2,500, ये हमारा बन रहा है फिक्चर अकाउंट, हम बनाएंगे वर्किंग नोट में। और जो फिक्चर बेचा गया वो 1,000 रुपीज़ का था, या तो मैं 1,000 रुपीज़ बाहर कर दूँ, WDV बाहर कर दूँ कि हमारा 1,000 का फिक्चर बिका, इतनी बुक वैल्यू का फर्नीचर बिक गया, उसको मैं बाहर कर दूँ डिस्पोजल अकाउंट में जाऊँ। या फिर यदि या इसका ऑल्टरनेट, तो ये हमारा बेटा अब क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो गया। इसमें बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, फिक्चर परचेज्ड। यदि मैंने यहाँ से WDV बाहर की है, इतने का ओपनिंग फर्नीचर था, फिक्चर था, इतना खरीदा, इतना लगा डिप्रिसिएशन, इतने का बिक गया, इतने की बुक वैल्यू का बिक गया, इतने का बचा है। लेकिन बेटा आप यदि यहाँ पर यदि फर्नीचर की सेल प्रोसीड रखते हैं बाय कैश करके, फर्नीचर की सेल प्रोसीड है पिक्चर की 1700, 1,700, यदि ये सेल प्रोसीड रखते हैं तो आपको इसमें बेटा आप जुड़ गया 700 रुपये का प्रॉफिट, ये दिया हुआ है प्रॉफिट 700 का है, वो प्रॉफिट फिर हमें यहाँ से डेबिट करके P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा। उसके बाद ही निकलेगा बैलेंस फिगर पिक्चर एक्वायर्ड। तो दो ऑप्शन है बेटा आपके पास, पिक्चर की अकाउंटिंग में दो ऑप्शन क्या है, या तो आप जो फिक्चर बिका फिक्चर में दो ऑप्शन क्या है, एक तो बेटा आप क्या करो, सीधे जो फर्नीचर बिका उसको बाहर कर दो बुक वैल्यू पर, कितनी बुक, ये फर्नीचर बेटा 1,000 की बुक वैल्यू का यहाँ रखा हुआ होगा और उसको 1,000 पे बाहर कर दो। डेफिनेटली ये फिक्चर जो बिका है इसकी WDV यदि 1,000 है तो हमारी वो फिक्चर अकाउंट में वो 1,000 पे चल रहा था, उसको 1,000 भी बाहर कर दो। लेकिन यदि आप चाहते कि नहीं फिक्चर बिका 1,700 पे, हम यहाँ तो 1,700 लिखेंगे, 1,700 सेल प्रोसीड, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट 700 का यहाँ से डेबिट करके P&L में क्रेडिट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली 1,700 क्रेडिट और 700 डेबिट, नेट क्या हो रहा है बेटा, वही है 1,000। दोनों ऑप्शन है, ठीक है। बस प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड March 97, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये हमें सॉल्व करना है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। शुरू करें, कंफर्म, एक बार और डिस्कस करना है, नो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए ये बेटा फॉर्मेट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका कंपनी का नाम है वगैरह जो भी है, अभी शायद 31 मार्च 97, ठीक है, जो भी। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, शुरुआत करें हम। देखो सबसे पहले बेटा हमें यहाँ क्वेश्चन में शेयर कैपिटल गिवन है 50 से 60, यह हम कहाँ से स्टार्ट। अब पहली बात बेटा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड लगाएं या इनडायरेक्ट, एक ही क्वेश्चन आता है। क्या इसमें हम रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर निकाल पाएंगे, नो, क्योंकि सेल गिवन नहीं है। क्या हम पेमेंट टू क्रेडिटर निकाल पाएंगे, नो, क्योंकि यहाँ पर न परचेज गिवन है न COGS। क्या यहाँ पर हम पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ले पाएंगे, नो, क्योंकि यहाँ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस गिवन नहीं है। यहाँ सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पर शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, इनडायरेक्ट मेथड से। बेटा सबसे पहले यहाँ पर हम यदि इनडायरेक्ट मेथड लगाएं तो यहाँ पर हमें दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बेटा कितना दिया हुआ है, देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेटा गिवन है 4,500, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हमें चाहिए होता है, ठीक है बेटा। अब इसमें एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, आपको पता है बेटा कि हम बेसिक में देख चुके हैं, नॉन कैश आइटम हमें जोड़ने होंगे, क्योंकि वो इस 4,500 के प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन जैसे आइटम घटे हुए हैं जो एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं है, पर वो नेट प्रॉफिट निकालने में घट चुके थे, तो हमें वापस जोड़ने पड़ेंगे। तो बेटा इसमें जोड़ना पड़ेगा डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन बेटा आपको लास्ट पॉइंट में दिए हुए हैं, जो अदर इन्फॉर्मेशन है। डेप्रिसिएशन बेटा व्हीकल पर है 1,000 प्लस फिक्चर पर है 2,500, वो गिवन है बेटा, ये हमने डेप्रिसिएशन 3,500 जोड़ दिया, ठीक है।
ये था एक नॉन कैश आइटम का एग्जांपल। और इसके अलावा कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स नहीं है, कोई गुडविल राइट ऑफ अमोर्टाइजेशन नहीं है। तो नॉन कैश आइटम सिर्फ एक ही है क्या? ठीक है भाई, एक ही है, जोड़ दिया। फिर बेटा जो प्रॉफिट हुआ है फिक्चर के डिस्पोजेबल पर, वो हमारे इस प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है। और बेटा आपको पता है कि हम जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेंगे तो यहाँ सेल ऑफ फिक्चर, मैं रफ में लिख रहा हूँ एक तरह से, बेटा फिक्चर 1700 लेने वाले हैं, क्योंकि फिक्चर के बिकने से हमको मिला है 1700, तो हम यहाँ लेने वाले हैं इन्वेस्टिंग में। तो बेटा 1700 में 700 तो इन्फ्लो में आ ही जाएगा, इस 1700 में 700 का प्रॉफिट इंक्लूड है। जब 700 यहाँ आने वाला है इन्वेस्टिंग में, तो फिर वो ऊपर ऑपरेटिंग में कैसे आ सकता है? तो हमें ऑपरेटिंग से उसको हटाना है, क्योंकि हमें इन्वेस्टिंग में उसको कैश में फ्लो में लेना है। तो इन्वेस्टिंग में बेटा आइटम ये जो है कैश आइटम तो है, मिला तो कैश में है, पर ये अदर एक्टिविटी में आने वाला कैश आइटम है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऑपरेटिंग से इसको हटाना पड़ेगा ताकि हम इन्वेस्टिंग में उसको ले पाएँ। तो यहाँ से एडजस्टमेंट फॉर आइटम टू बी टेकन इन अदर एक्टिविटी में लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर 700। बेटा इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, लेस कर देंगे, क्योंकि जुड़ा हुआ है। तो इसको बेटा क्या करना है, हमें लेस करना है। इसको क्या करना था, ऐड करना था। मैं इसको लिख सकता हूँ ऐड, इसको लिख सकता हूँ लेस, ऐसे ये हो गया। तो बेटा ये हमें क्या मिल जाएगा, इसमें और कुछ आइटम तो है नहीं दूसरे, कोई इन्वेस्टमेंट की इनकम नहीं दी हुई है। तो ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका बेटा हमें टोटल लगाना पड़ेगा 4500 प्लस 3500, मतलब 4 और 3 7 8000, 8000 में गया 8000 माइनस 700, तो ये बेटा 7300। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा इसमें अभी बचा है ऑपरेटिंग करंट असेट्स एंड लाइबिलिटी का इंक्रीज या डिक्रीज। ऑपरेटिंग करंट असेट, आपको ध्यान होगा यहाँ पर सिर्फ करंट असेट करंट लाइबिलिटी नहीं, ऑपरेटिंग करंट असेट्स और ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज लेना है। बेटा यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर ढूंढिए क्रेडिटर डेटर स्टॉक वगैरह होंगे, बी आर बिल्स पेबल जो हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या है, स्टॉक। अच्छा ऊपर क्रेडिटर दिए, बेटा क्रेडिटर क्या हो गए, 2500 से बढ़कर 4000 हो गए, क्रेडिटर बढ़े मतलब इनफ्लो। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर 1500। बेटा इंक्रीज को क्या माना है, इनफ्लो। क्यों इनफ्लो, क्रेडिटर घटते हैं तो आउटफ्लो, बढ़ते हैं तो इनफ्लो, मतलब पेमेंट हमने कम किया। उसके बाद नीचे बेटा स्टॉक दिया हुआ है ना, स्टॉक आपका 14 से बढ़कर 17 हुआ। स्टॉक यदि 3 से बढ़ा तो इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ा मतलब खरीदा होगा, तो 3000 का क्या करेंगे, आउटफ्लो। फिर बेटा डेटर्स, डेटर्स आपके 6 से बढ़कर 8 हुए, इंक्रीज इन डेटर्स। बेटा स्टॉक इंक्रीज हुआ तो मैंने बताया था आउटफ्लो है, स्टॉक खरीदा होगा। डेटर बढ़े 2000 से, इसको भी क्यों मानना पड़ेगा आउटफ्लो, डेटर घटना मतलब कैश का मिलना, डेटा का डिक्रीज मतलब कैश इनफ्लो, और डेटा का इंक्रीज मतलब मिलने से कैश रहेगी, तो उसको मानना पड़ेगा आउटफ्लो। यही 3 ऑपरेटिंग करंट असेट लाइबिलिटी थी, और कुछ इसमें है नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं है, बिल्स रिसीवल नहीं है, बिल्स पेबल नहीं है, बस ये 3 आइटम थे। इसको हमने ले लिया इंक्रीज डिक्रीज। तो इसका अब हम 7300 प्लस 1500, तो 8800, 8800 में से गया 5000, 88 में से गया 5000, तो बचा 3800। ठीक है बेटा, ये है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। इसमें अब घटेगा बेटा टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना घटेगा बेटा, जो पिछले साल का प्रोविज़न था, हम या तो इसके लिए बेटा वर्किंग नोट बनाए, जनरली तो इसमें वर्किंग नोट की आवश्यकता क्यों नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है बेटा। इसमें क्या था, ओपनिंग टैक्स प्रोविज़न 1000, क्लोजिंग टैक्स प्रोविज़न 1500, वो तो ठीक है। और इधर पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस में जो टैक्स घटाया गया था बेटा, वो भी 1500 था, नीचे दिया हुआ है पीएल में टैक्स प्रोविज़न 1500। मतलब ये जो टैक्स प्रोविज़न बनाया है सर पूरा आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब पे कौन सा हुआ है, सिर्फ पिछले साल का टैक्स 1000 पे हुआ है। फिर भी
फिर भी मैं आपके क्योंकि फ्यूचर में हमें तो हो सकता है हर कुछ में टैक्स अकाउंट बनाना पड़े, इसलिए मैंने बना लिया। बेटा ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स लिया मैंने, ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स लिया मैंने 1000 बाय बैलेंस सी डी बी डी 1000 का ओपनिंग प्रोविज़न है। बेटा इस साल जो प्रोविज़न बना बाय पी एन एल, इस साल आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रोविज़न बनाया गया, प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा टैक्स प्रोविज़न इस साल बनाया गया 1500 एज पर पी एन एल, तो कुल टैक्स लाइबिलिटी हो गई पिछले साल और इस साल की मिला के 2500। उसमें से बेटा अभी भी क्लोजिंग में अभी भी 1500 का टैक्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी आ रहा है। मतलब अभी 2500 की टैक्स लाइबिलिटी में से 1500 देना बाकी है। मतलब टैक्स पेड कितना आ गया 1000 टू बैंक। ये है टैक्स पेड, हमेशा ये टैक्स पेड आता है। ये टैक्स प्रोवाइडेड, ये टैक्स पेड, 1000 टैक्स पेड है तो ये टैक्स पे किया गया, हम मानेंगे टैक्स पेड बिजनेस इनकम पर है। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आया 2800, ये है नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 2800। अब तो बेटा क्वेश्चन में कोई दम रहा नहीं, अब वन बाय वन आप सारी चीज़ देखते जाइए। मेन बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, तो अब हम देखते हैं। बेटा आप शुरू करो शेयर केबल से। शेयर केबल 50 से बढ़कर 60 हुई, यह आ गया इश्यू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000 बेटा इनफ्लो है। फिर नेक्स्ट आइटम है पीएनएल। पीएनएल का इफेक्ट बेटा हम ऊपर ले चुके, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस 4 से बढ़कर 5 हुआ तो वो है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बेटा उस प्रॉफिट को तो हम ऊपर इन्फ्लो के रूप में ले ही चुके हैं, तो वो प्रॉफिट को छोड़ दीजिए। क्रेडिटर का इफेक्ट हम ले चुके, टैक्स का इफेक्ट ले चुके। प्रपोज डिविडेंड, यस बेटा पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड 1000 इस साल पे हुआ होगा, ये हमारा ऑपरेट फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है। डिविडेंड पेड, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड इस साल पे हुआ होगा। इस साल का प्रपोज 2000 कब पे होगा, नेक्स्ट ईयर। वैसे भी वो लाइबिलिटी में आ रहा है, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड 1000 इस साल पे हुआ होगा। नेक्स्ट आइटम बेटा प्रीमाइसेस, नो चेंज। हाँ फिर बेटा आया फिक्चर। अब हम बनाते हैं फिक्चर अकाउंट। बेटा फिक्चर का अकाउंट बनाया, टू बैलेंस बी डी, ओपनिंग फिक्चर दिया हुआ है 11,000, क्लोजिंग फिक्चर दिया हुआ है 17,000। ओके, और फिक्चर में क्या हो बेटा, फिक्चर का डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन ऑन फिक्चर कितना गिवन है 2500, है ना। और बेटा फिक्चर जो बेचा गया बाय डिस्पोजल, जैसे मैंने बताया दो ऑप्शन है, या तो जो फिक्चर बिका उसको 1000 रुपीज़ की WDV पे बाहर कर दो, डेबिट पे भी वो पड़ा है WDV पर, उसको बाहर कर दो WDV पर। तो यहाँ पर फिर प्रॉफिट लिखने की जरूरत नहीं कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्चर। हाँ यदि आप सेल प्रोसीड लिखते हैं 1700, तो यहाँ फिर प्रॉफिट भी लिखना पड़ता 700। तो मेरा तो कहना है कि आप क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो, सीधा लिखो बाय डिस्पोजल 1000 की बुक वैल्यू का फर्नीचर बिक गया। तो बेटा बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, फिक्चर एक्वायर्ड टू कैश। फिक्चर एक्वायर्ड कितना आएगा बेटा, फिक्चर 17, 17, 18, 19, 20,500 में से 11,000 गया 9,500। 9,500 का फिक्चर एक्वायर किया गया, ये हमारा इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो आ जाएगा। परचेज ऑफ फिक्चर, परचेज ऑफ फिक्चर, परचेज ऑफ फिक्चर वर्किंग नोट नंबर 2, 9,500 का आउटफ्लो। फिर बेटा अगला अकाउंट है व्हीकल का। व्हीकल का अकाउंट देखिए बेटा, व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस क्या है, व्हीकल का ओपनिंग बैलेंस 8,000 आ रहा है, क्लोजिंग आ रहा है 12,500, 12,500। और बेटा डेप्रिसिएशन जो आ रहा है ओनली वो व्हीकल पे दिया है, क्वेश्चन है 1000 अदर इन्फॉर्मेशन में। तो व्हीकल इधर आ गया टोटल 13,500, 13,500 में से गया 8,000, ये आया 5,500 बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया टू कैश या बैंक
5500 का व्हीकल एक्वायर किया गया। ये हमारा आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, परचेज ऑफ व्हीकल, वर्किंग टोटल नंबर 3। और बेटा एक सेल ऑफ व्हीकल तो ही सही, सेल ऑफ पिक्चर 1700 का पिक्चर बिका, वो आपका इनफ्लो है। तो ये क्या आ गया बेटा, अब देख लेते हैं नेट बस। अब देखिए हम टोटलिंग कर लेते हैं। 9500 आउटफ्लो है, 5500 आउटफ्लो है, 1700 इनफ्लो है। तो ये आ गया नेट कैश यूटिलाइज्ड इन इन्वेस्टिंग, या नेट कैश इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये हमारा कितना आया आउटफ्लो, 13,300 का आउटफ्लो आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इक्विटी से 10,000 आया फाइनेंसिंग में, 1,000 डिविडेंड में गया, 9,000 का इनफ्लो। यहाँ लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब देखिए बेटा इन तीनों एक्टिविटी को, 2800 का इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, 300 का आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और 9 का इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। बेटा नेट क्या हो रहा है, तीनों का नेट देखें तो नेट देखिए क्या आ रहा है, 9,000 प्लस 2,000 11,800 गया, 13,300 में से बेटा ये आ गया 1,500 इंक्रीज। ये आ गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,500। बेटा अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप ध्यान दें, ओपनिंग कैश बैंक हमें गिवन कितना है बेटा, ओपनिंग कैश बैंक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। ओपनिंग कैश बैंक $8,500 है ना, और बेटा कैश तो 8,500 है कैश एंड बैंक, लेकिन कैश इक्विवेलेंट क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, कैश इक्विवेलेंट। तो बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितने थे, 1,000, तो कुल 9,500 की ओपनिंग कैश थी। ओके, और ये 1,500 इंक्रीज है कि डिक्रीज, एक मिनट, ओहो यहाँ आउटफ्लो, तो बेटा ये तो नेट डिक्रीज है, नेट डिक्रीज इन कैश 1,500। ओके 1,500 की कैश कम हुई, नेट ओपनिंग कैश 9,500 थी इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने क्या माना है, कैश इक्विवेलेंट, कैश के समान, और कुल मिलाकर 9,500 था, उसमें से 1,500 कैश चली गई, तो क्लोजिंग में बचना चाहिए 8,000। और आंसर में आ भी रहा होगा बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग में आपको कैश कितनी दी हुई है, क्लोजिंग में आपको कैश दी हुई है बेटा, बैंक और कैश मिलाकर 6,000, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने दिए बेटा, 2,000। टेली हो गया, यस। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर, एक इजी क्वेश्चन था 5th इनडायरेक्ट मेथड पर। इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालना, पेमेंट टू सप्लायर निकालना और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस निकालना पॉसिबल नहीं था। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से हमने लिया, और इनडायरेक्ट मेथड में भी इस क्वेश्चन में सबसे ईजी क्या था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन था, जो हमें निकालना नहीं पड़ा। तो हमने शुरुआत नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से की है। ओके, थैंक यू। आपको कोई भी डाउट है व्हाट्सएप कीजिए, और होमवर्क बराबर करते रहें। अब होमवर्क में जो क्वेश्चन आपको लगता है आप होमवर्क से कर सकते हैं, आपके अप्रोच में हो आप सॉल्व करें, और अदरवाइज़ मैं कल ग्रुप पे डाल दूँगा। ग्रुप पे कल आपको मैं डाल दूँगा होमवर्क का कौन सा क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए। होमवर्क बराबर करते रहें बेटा। हम जानते हैं मुश्किल में है सभी लोग, घर से पढ़ना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, घर से काम करना डिफ़िकल्ट टास्क है, ऐसे रूम में बैठकर क्वेश्चन रिकॉर्ड करना भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट टास्क है। तो बेटा जो भी है, अब आपके सामने सिचुएशन है, तो आपको इसको बराबर टाइम को यूज़ करना है, तो होमवर्क बराबर करें, नहीं तो बेटा ग्रिप नहीं आ सकती। बगैर होमवर्क के किसी भी चैप्टर में ग्रिप नहीं आएगी। आई होप कि आप होमवर्क करेंगे, और बेहतर तो ये होगा ये क्वेश्चन आप समझकर फिर से अपने मन से इसको सॉल्व करें और फिर सॉल्यूशन चेक करें। ओके, थैंक यू।